हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। चलिए शुरू करते हैं हमारे बीए फिलोसफी ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के कोर्स के साथ। हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स के साथ जा रहे हैं। वी आर ऑन टू ग्रीक फिलोसफी के यूनिट 1 पे। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड यूनिट 1, 2 एंड 3 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड यूनिट 1 ऑफ एथिक्स। एंड बहुत जल्दी हम लोग इसका पूरा सिलेबस जो है वो चैनल पर ख़त्म करेंगे। हमने ऑलरेडी जॉनथन बार्न्स के कुछ इंट्रोडक्शन में वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द माइलिशियंस, द फर्स्ट फिलोसफर्स, द अर्ली फिलोसफर्स। इसमें हम लोग थेरीज एंड एनाक्सिमेंडर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। नाउ वील बी रीडिंग अबाउट थेलीज एंड एनाक्सिमेंडर। थेलीज, एनाक्सिमेंडर और एनाक्सिमीन्स जो थे वो तीनों ही माइलेटस सिटी से थे। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज माइलिशियंस या फिर आयोनियन फिलोसफर्स, because Miletus in Ionia, so they are either known as Milesians or they are known as Ionian philosophers and make up what is referred to as the Milesian school of philosophy. Okay, तो Milesian school of philosophy एक roughly हम उसको नाम देते हैं to demarcate Thales, Anaximander and Anaximenes. Tradition reports that Thales was the teacher of Anaximander, who in turn taught Anaximenes. तो ट्रेडिशन के हिसाब से Anaximenes को Anaximander ने पढ़ाया और Anaximander को Thales ने पढ़ाया। Aristotle begins his account of the history of philosophy as the search for causes and principles with these three. Okay, so I hope this is visible. Yes. थेलीज जो है वो 7 सेजेस ऑफ ग्रीस की लिस्ट में अपीयर करते हैं, ट्रेडिशनल कैटलॉग ऑफ वाइज मैन। ओके, तो ये 7 सेजेस ऑफ ग्रीस में उनका नाम थेलीज का भी आता है। द क्रॉनिकलर अपोलोडोरस सजेस्ट कि थेलीज जो थे वो अराउंड 625 BC में बॉर्न हुए थे। हमें ये डेट लेकिन इट्स वेरी नेगोशिएबल, हमें कॉशन के साथ, क्योंकि अपोलोडोरस जो थे यूजुअली कैलकुलेटेड बर्थ डेज बाय अज्यूमिंग दैट अ मैन वाज 40 years old एट द टाइम ऑफ हिज एक्मे और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो ये डेट्स इसीलिए थोड़ी सी डाउटफुल है क्योंकि अपोलोडोरस का ऐसा मानना था कि एक इंसान जो है वो उसके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के टाइम पे 40 साल का होता है, तो वो उस तरीके से इंसान की एज को कैलकुलेट करते हैं। तो अपोलोडोरस जो है वो इस डेट पर ये अराइव होते हैं कि 625 BC में उनका बर्थ हुआ था, क्योंकि थेलीज ने 585 BC में एक एक्लिप्स प्रिडिक्ट किया था और उस टाइम पे वो 40 ईयर्स के थे और वो एक्लिप्स हुआ था तो वो 40 ईयर्स के थे। तो अपोलोडोरस को लगा कि क्योंकि इनका सबसे अचीवमेंट था तो ही मस्ट बी 40 एट दैट टाइम, और इस तरीके से उन्होंने इसको वो करा। प्लेटो और अरिस्टोटल जो है वो थेलीज के बारे में स्टोरीज बताते, तो ये शो करता है कि एंशिएंट टाइम्स में भी फिलोसफर्स का एक मिक्स्ड रेपुटेशन थी प्रैक्टिकलिटी के लिए। उनका कहना था कि एक बार उन्होंने थेलीज को देखा कि वो ऊपर की तरफ गेज कर रहे थे, देख रहे थे, जब वो एस्ट्रोनॉमी कर रहे थे और वो देखते देखते कुएं में गिर गए। एंड दैट अ विटी एंड चार्मिंग थ्रेशियन सर्विंग गर्ल मेड फन ऑफ हिम फॉर बीइंग ईगर टू नो द थिंग्स इन द हेवंस बट फेलिंग टू नोटिस व्हाट वाज जस्ट बिहाइंड हिम एंड राइट बाय हिज फीट। तो ये कुछ इंस्टेंसेस है जो प्लेटो एरिस्टोटल बताते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी स्टोरी थी। ये स्टोरी आगे जाती है कि जब व्हेन दे वर रिप्रोचिंग हिम फॉर हिज पॉवर्टी, सपोजिंग दैट फिलोसफी इज यूजलेस, ही लर्न फ्रॉम हिज एस्ट्रोनॉमी दैट द ऑलिव क्रॉप वुड बी लार्ज। Then, while it was still winter, he obtained a written money and made deposits on all the olive presses, both in Miletus and in Chios. And since no one bid against him, he rented them cheaply. When the time came, suddenly many requested the presses all at once, and he rented them out on whatever terms he wished. And so he made a great deal of money. In this way, he proved that philosophers can easily be wealthy if they wish, but this is not what they are interested in. तो अब ये स्टोरी है कि वो देखते देखते ऊपर गिर गए। तो एक थ्रेशियन लड़की थी जिन्होंने उसका मजाक बनाया कि तुम इतना वो कि ऊपर क्या चल रहा है उसके बारे में जाने की, जब तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारे पीछे अभी नीचे क्या चल रहा है। तो इसी तरीके से स्टोरी आगे जाती कि एक बार उनका मजाक उड़ाया गया था कि एक फिलोसोफर है, वो तो बहुत गरीब से थे क्योंकि थेलीज तो फिलोसोफर है, तो फिलोसफी एक यूजलेस सब्जेक्ट है। तो थेलीज ने इसको कैसे उनके अपने आप को प्रूव करा कि उन्होंने क्या करा कि क्योंकि उन्हें उसके बारे में नॉलेज थी, उन्होंने ऑलिव क्रॉप खरीदा। उन्हें फिलोसफी की नॉलेज की वजह से पता था कि ऑलिव क्रॉप बहुत बड़ा हो जाता है, तो उन्होंने थोड़े से पैसे इकट्ठा करके विंटर्स में वो सारा वो खरीद लिया
एंड एक ऐसा टाइम आया जब सभी लोग उसकी डिमांड कर रहे थे, अचानक से सभी को वो चाहिए था। तो फिर एरिस्टोटल ने थेलीस ने बाद में उन्हें अपने टर्म पे रेंट किया, बहुत पैसे कमाए। तो इससे उन्होंने ये दिखाया कि फिलोसोफर जो है वो यूजलेस नहीं होता है, उससे बहुत नॉलेज होती है, तो वो जो चाहे कर सकता है, बस वो पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं कमाता है। थेलीस जो थी उन्होंने रिपोर्टेडली स्टडी एस्ट्रोनॉमी पढ़ी थी। ये एक एविडेंस है कि फॉर हिज इंटरेस्ट इन एक्लिप्सिस, जो ग्रहण लगते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उनमें उनका इंटरेस्ट था, ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं। और वेदर और नॉट ही हैड एनीथिंग टू से अबाउट द इक्लिप्स ऑफ 585 BC, तो था या नहीं था वो एक अलग बात है, बट कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, ऐसा रिपोर्ट किया जाता है। ज्योमेट्री ही वाज सेड टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द सब्जेक्ट इनटू ग्रीस फ्रॉम इजिप्ट। तो ऐसा बोलते हैं कि ज्योमेट्री को उन्होंने इजिप्ट से इंट्रोड्यूस करा था, मतलब इजिप्ट में पहले ज्योमेट्री यूज होती थी, ग्रीस में नहीं होती थी, तो थेलीस थे जिन्होंने ग्रीस में उसे इंट्रोड्यूस करा था। और इंजीनियरिंग हेरोडोटस कहते हैं कि उन्होंने कोर्स बदल दिया था हेलीस रिवर का, ताकि वो लिडियन आर्मी की मदद कर सके। लिडियन आर्मी की मदद करने के लिए उन्होंने पूरे रिवर का कोर्स बदल दिया था। तो वो इंजीनियरिंग, ज्योमेट्री और एक्लिप्सिस तीनों में इंटरेस्टेड थे। उनके जो अकाउंट है कॉस्मोस के, थेलीस कहते थे कि बेसिक स्टफ वाटर है, हम ये ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ पानी से आती है, पानी हर चीज़ का एक ओरिजिनेटिंग सोर्स है, और हर चीज़ पानी का ही एक दूसरा फॉर्म है। एरिस्टोटल कहते हैं द सोर्स ऑफ द रिपोर्ट्स सीम्स अनश्योर अबाउट विच ऑफ दीज प्रपोजिशंस थेलीज अडॉप्टेड। तो अब थेलीज इनमें से कुछ भी मतलब हो सकता है कि या तो हर चीज़ पानी से आती है, या हर चीज़ सिर्फ पानी का ही दूसरा फॉर्म है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास क्लियर नहीं है कि व्हाट ही रियली मेंट बाय सेइंग दैट बेसिक स्टफ वाज वाटर। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि दिस शोज दैट इवन बाय एरिस्टोटल्स टाइम थेली जो थी वो नॉट नोन बाय एनी डायरेक्ट रिटन एविडेंस। थेली इसका कोई रिटन डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली थ्रू जब उनकी उनकी बातें स्प्रेड हुई, उससे उनके बारे में पता लगा। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग एरिस्टोटल ये कहते हैं कि थेलीज जो थे उन्होंने ये भी कहा था कि अर्थ जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। एरिस्टोटल ने ये भी रिपोर्ट किया था कि थेलीज को लगता था कि सोल जो है वो मोशन प्रोड्यूस करती है, मतलब किसी भी चीज़ में अगर सोल है तो उसके पास इतनी पावर है कि वो मोशन दूसरी चीज़ में मोशन प्रोड्यूस कर सके। और थेलीज जो है वो एक मैग्नेट को भी विद सोल बताती, क्योंकि मैग्नेट के पास भी एबिलिटी है टू मूव द आयरन फिलिंग्स। ये सब हम ऑलरेडी बेसिक सी चीज़ें हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थेलीज ने कहा था कि सन जो है वो एक्लिप्स तब सफ़र करता है जब मून उसके सामने आ जाता है, मून अर्थ और सन के मतलब सन के सामने आ जाता है। तो वो दिन जिसमें मून जो है वो एक्लिप्स प्रोड्यूस करता है इज बीइंग मार्क्ड बाय इट्स कंसीलमेंट। द डे इन विच द मून प्रोड्यूसेस द एक्लिप्स बीइंग मार्क्ड बाय इट्स कंसीलमेंट। तो मून जो है वो सन को छुपा देता है और इसी तरीके से एक्लिप्स आता है। दूसरी चीज़ है जो थेरीज ने कही थी, कॉजेज आर स्पोकन इन 4 ways of which one is matter. Let us take as associates in our task our predecessors who consider the things that are and philosophize about the truth, for it is clear that they too speak of certain principles and causes, and so it will be useful to our present inquiry to survey them. Either we will find some other kind of cause, or we will be more confident about the ones now being discussed. तो कॉजेज के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे कि 4 कॉजेज, कॉस्मोस, लोगोस, फूसीज, इन सब के बारे में हम आर्के इनके बारे में पढ़ चुके थे। और जो पहले प्रीडेसेसर्स थे, जो प्री-सोक्रेटिक्स थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, वो भी यही कहते थे कि हर चीज़ का कॉज था, हर चीज़ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। Of those who first pursued philosophy, the majority believed कि only principle of things are principles in the form of matter. चीज़ों की प्रिंसिपल जो है वो मैटर के फॉर्म में ही थी, चीज़ों का वो प्रिंसिपल जो बेसिक स्टफ था। सभी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही है वो कम ओरिजिनली टू बी एंड इनटू विच दे फाइनली पेरिश, द सब्सटेंस परसिस्टिंग बट चेंजिंग इन इट्स एब्सोल्यूट, फॉर दैट ऑफ विच ऑल एग्जिस्टिंग थिंग्स आर कंपोज्ड एंड दैट फ्रॉम विच दे ओरिजिनली कम टू बी। मतलब हर चीज़ जिससे वो चीज़ आती है, जिसमें वो चीज़ खत्म होने के बाद मिल जाती है, एवरीथिंग इज कंपोज, एवरीथिंग इज मैटर। ओके, and this they state is the element and principles of the things that are, for there must be one or more natures from which the rest come to be while it is preserved. However, they do not all agree about how many or what kinds of such principles there are. तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, ऑलरेडी ये चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली इस वाले टेक्स्ट में। तो उनका यही कहना था कि हर चीज़ का एक प्रिंसिपल है। दे इन्क्वायर्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स इनटू द नेचर ऑफ थिंग्स, कि व्हाई आर थिंग्स द वे दे आर, चीज़ें कैसे एग्जिस्टेंस में आती हैं। थेलीज के लिए वो थी तो जो कि इस टाइप ऑफ फिलोसफी के फाउंडर थे, प्रिंसिपल चीज़ों की के द प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स, इस टाइप की फिलोसफी के थेलीज फाउंडर थे। तो अकॉर्डिंग टू थेलीज इट वाज वाटर, वाटर वाज द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स। उन्होंने इसलिए डिक्लेयर करा था कि अर्थ भी वाटर के ऊपर तैरती है। उन्होंने ये आइडिया ज़रूर इससे देखा होगा कि सभी चीज़ों को नरिशमेंट मॉइस्ट से मिलता है, मॉइस्चर से चीज़ें को नरिशमेंट मिलता है, वही चीज़ें नरिश होती है जिनके पास मॉइस्चर होता है।
और इवन दैट द हॉट इन सेल्फ कम्स टू बी फ्रॉम दिस एंड लिव्स ऑन दिस, मतलब कि सभी चीजें जो है वो इसी चीज से आती है और इसी चीज के ऊपर जिंदा रहती है, जो है मॉइस्चर, पानी. The principle of all things is that from which they come to be. Getting this idea from this consideration also because the seeds of all things have a moist nature. तो थेलीज के अकॉर्डिंग पानी जो है वो हर चीज़ का एक प्रिंसिपल चीज़ है. सीड्स भी जो है उनको पानी हम देते हैं, मॉइस्चर मिलता है, तभी वो ग्रो करता है. सम से कि अर्थ रेस्ट ऑन वाटर. ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट अकाउंट दैट वी हैव एंड सबसे पुराना अकाउंट ये कि अर्थ जो है वो पानी के ऊपर तैरता है. और उनका कहना है कि थेलीज ऑफ माइलेटस का ये कहना था, मतलब थेलीज का ये मानना था कि अर्थ पानी के ऊपर फ्लोट करती है. वो इसीलिए फ्लोट करती है वुड की तरह या फिर कोई और ऐसी चीज की तरह. फॉर नथिंग इज बाय नेचर सजेस्ट टू रेस्ट ऑन एयर बट ऑन वाटर, कि सभी चीजें जो है वो कोई भी एयर में नहीं, वो पानी में ही रेस्ट करती है. उनका कहना है कि दिस जस्ट एज थॉट द सेम आर्ग्यूमेंट डिड नॉट अप्लाई टू द वाटर सपोर्टिंग द अर्थ एज टू द अर्थ इटसेल्फ. अर्थ अपने आप को नहीं, अर्थ वाटर से सपोर्ट होती है, वाटर के ऊपर तैर रही है. कुछ कहते हैं कि सोल जो है वो होल यूनिवर्स के साथ मिक्सड है. देन ऑफ कोर्स दिस इज थेलीज ने कहा था कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ गॉड्स. तो हमने वो मैग्नेट का एग्जाम्पल देखा ही था कि थेलीज मानते थे मैग्नेट में भी सोल है. और थेलीज अगले पॉइंट में हम देखें तो थेलीज के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज, मतलब जिस चीज में सोल है या जो सोल है उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी चीज को हिला सके. तो सोल हैज द पावर टू प्रोड्यूस मोशन. और इसीलिए वो कहते हैं कि एक लोड स्टोन या मैग्नेट जो है उसमें भी सोल होता है, क्योंकि एक मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ चीजें अट्रैक्ट करता है. आयरन फीलिंग उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आती है, खिंच जाती है, तो आयरन फीलिंग में मोशन प्रोड्यूस होता है. तो इस वजह से मैग्नेट में भी सोल है. तो दिस वाज ऑल दैट वी हैव ऑलरेडी रेड. हम डिस्कस कर चुके ये बेसिक थेलीज के कुछ प्रिंसिपल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करे कि थेलीज क्या क्या कहते थे. अब बात करते हैं एनाक्सिमेंडर की. जो डाइजोनीज लेरिटियस जो थे उन्होंने कहा था कि एनाक्सिमेंडर 64 ईयर ओल्ड थे 547 BCE में, या तो 547 या 546 BCE में. और ये डेटिंग जो है वो एंशिएंट रिपोर्ट के साथ अग्री करती है, जिन्होंने कहा था कि एनाक्सिमेंडर जो थे वो थेलीज के प्यूपल थे. तो कहीं ना कहीं टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच हो रहा है. उन्होंने ये भी मतलब एनाक्सिमेंडर जो थे वो सबसे पहले पर्सन भी थे, ऐसा माना जाता है, जिन्होंने वर्ल्ड का मैप कंस्ट्रक्ट करा था. ये छोटे पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे. थेलीज ने क्या कहा था कि मैग्नेट में सोल होते हैं, कि वाटर इज द प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स, दैट अर्थ रेस्ट ऑन वाटर, ये सब चीज़ें. एनाक्सिमेंडर ने कहा था कि एनाक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट पर्सन टू कंस्ट्रक्ट द मैप ऑफ अ वर्ल्ड. अच्छा, थेलीज ने एक्लिप्स भी प्रिडिक्ट करा था, और उन्होंने स्पार्टा का ग्नोम भी सेटअप करा था. उन्होंने अर्थक्वेक भी प्रेडिक्ट करा था. एनाक्सिमेंडर जो है वो कॉस्मोस को, मतलब जो कि कॉस्मोस का ओरिजिनेटिव स्टफ है, एक तरीके से जो प्रिंसिपल है सभी चीज़ों का, जो ओरिजिन है, दैट इज समथिंग इनडेफिनिट और बाउंडलेस. जैसे कि इसे एपिरॉन कहा जाता है ग्रीक में, द वर्ड विच ऑल्सो मीन्स इनफाइनाइट. ग्रीक में एपिरॉन का मतलब इनफाइनाइट है. तो जैसे थेलीज इस चीज को वाटर को एट्रीब्यूट करता है कि वाटर इज द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स. एनाक्सिमेंडर के लिए वो चीज एपिरॉन थी, एंड एपिरॉन इज समथिंग इनडेफिनिट, इट इज समथिंग बाउंडलेस, जिसका कोई बाउंड नहीं है, वो इनडेफिनिट है. ये जो इनडेफिनिट स्टफ है ये मूविंग है. ये जो इनडेफिनेट स्टफ है जिससे हर चीज प्रोड्यूस होती है, सबसे पहले तो ये मूविंग है, हमेशा हिलती रहती है. इट इज इन मोशन, इट हैज मोशन इटसेल्फ. ये एक्टर्नल है, नेवर एंडिंग, नेवर फिनिशिंग, नेवर डिमिनिशिंग है. इट क्वालिफाइज एज डिवाइन, समथिंग विच इज डिवाइन. तो ये एपिरॉन जो है इट गिव्स राइज टू समथिंग प्रोडक्टिव ऑफ हॉट एंड कोल्ड. अब ये जो एपिरॉन जो इनफाइनाइट जो बाउंडलेस है, ये कोई हॉट एंड कोल्ड टाइप की चीज को प्रोड्यूस करता है. लेकिन एनाक्सिमेंडर ये नहीं कहता है कि व्हाट इज दिस प्रोडक्टिव ऑफ हॉट एंड कोल्ड, ये क्या प्रोडक्टिव है हॉट एंड कोल्ड का. इस चीज को एनाक्सिमेंडर एक्सप्लेन नहीं करता, बट इट डज कि एपिरॉन इज प्रोडक्टिव ऑफ समथिंग हॉट एंड कोल्ड. हॉट जो है वो फायर का फॉर्म ले लेता है, जो कि फिर सन का ओरिजिन है, बाकी हेवनली बॉडीज का ओरिजिन है. और कोल्ड जो है वो एक डार्क मिस्ट का ओरिजिन ले लेता है, तो जो कि फिर बाद में एयर और अर्थ में बदल जाता है. तो इस तरीके से एनाक्सिमेंडर जो है वो सभी चीज़ों का ओरिजिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. दोनों एयर और अर्थ जो है वो ओरिजिनली मॉइस्ट है, लेकिन जैसे फिर फायर की वजह से वो धीरे धीरे करके सूखने लग जाते हैं. तो सबसे पहले चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग एपिरॉन. एनाक्सिमेंडर ये पोस्टुलेट करते हैं सब्सटैंशियल ऑपोजिट्स का, हॉट एंड कोल्ड. एनाक्सिमेंडर के अकॉर्डिंग ये ऑपोजिट्स है जो फिर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं और फिर चीज़ों को
सेंसिबल तरीके से, सेंसिबल वर्ल्ड में चीज़ों को जनरेट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा कि पहले जो एयर थी, अर्थ है, वो पहले मॉइस्ट होते हैं, गीले होते हैं, फिर हॉट की वजह से, क्योंकि एक ऑपोजिंग फोर्स है, तो वो फायर की वजह से वो सूख जाता है। तो इस तरीके से अर्थ क्रिएट हो जाता है, जो पहले मॉइस्ट था फिर वो अर्थ क्रिएट हो जाता है। तो एनाक्सीमेंडर के बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर, ही कंस्ट्रक्टेड अ वर्ल्ड, प्रेडिक्टेड अर्थक्वेक, कहते थे कि एपिरॉन इज समथिंग इंडेफिनेट, बाउंडलेस, एटर्नल, क्वालिफाइज एज डिवाइन, and that substantive productive of hot and cold, and then generates fire and sun and other heavenly bodies and earth and water, and how the opposites act on one another and dry up on each other, and then they generate things into the sensible world. ये जो reciprocal action है opposites का is the subject of B1. The only direct quotation we have from Anaximander, कि Anaximander की तरफ से direct quotation जो है वो है B1, and the extent of the quotation is disputed by scholars. Here he stresses that changes in the world are not capricious. वो इस चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में वो कैप्रिशियस नहीं है, वो ऑर्डर्ड है, अनऑर्डरली नहीं है। हर चीज़ का एक ऑर्डर है, सिस्टम है, अरेंजमेंट है। तो विद द मेंशन ऑफ जस्टिस एंड रिट्रीब्यूशन ही अफर्म्स दैट देयर आर लॉ लाइक फोर्सेस। एनाक्सीमेंडर ये कहता है कि हर जो भी फोर्सेस है वो लॉ लाइक है, वो एक लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, जो कि ऑपोजिट्स के बीच में प्रोसेसेस को ऑर्डरली बनाती है। ये गारंटी करती है कि ऑपोजिट्स के बीच में जो भी प्रोसेस हो रही है वो ऑर्डरली है, वो सिस्टमैटिक है। ओके, एनाक्सीमेंडर के पास ये भी थ्योरीज है कि नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज एंड व्हाई द अर्थ रिमेन्स फिक्स्ड वेयर इट इज। तो एनाक्सीमेंडर इन चीज़ों को भी एक्सप्लेन करता है जो हम आगे आने वाले सेक्शंस में पढ़ने वाले, कि हाउ द अर्थ इज, कैसे अर्थ जहाँ पर है वहाँ पर ही फिक्स है, व्हाई इज इट नॉट मूविंग। उन्होंने मीटेरोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में भी क्लेम करे थे कि थंडर कैसे प्रोड्यूस होता है, ओरिजिन ऑफ लिविंग बीइंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ये सभी चीज़ें जो है हम ये आगे आने वाले पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। Of those who declared that the arche is one moving an apiron, Anaximander said कि एपिरॉन जो थे वो आर्के था एलिमेंट्स का। आर्के मतलब वो उस चीज का ओरिजिन था, प्रिंसिपल था। हमने आर्के के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, सो आई नॉट रीइटरेटेड हियर, कि एलिमेंट्स ऑफ थिंग्स आर जो है वो एपिरॉन है, एंड एपिरॉन इन समथिंग दैट इज इंडेफिनेट, बाउंडलेस, एटर्नल, मूविंग, एंड इट क्वालिफाइज एज डिवाइन। उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था दिस नेम फॉर द आर्के, एंड दैट इज ही वाज द फर्स्ट टू कॉल आर्के एपिरॉन। ठीक है, तो उन्होंने एपिरॉन का सबसे पहले यूज किया था। इस एडिशन में द मोशन इज एटर्नल इन विच इट अकर्स एट हेवेंस कम टू बी। तो उनका कहना ये है कि आर्के जो है वो पानी नहीं है, कोई और चीज नहीं है, एलिमेंट नहीं है, कोई मटीरियल चीज नहीं है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन सम अदर नेचर विच इज एपिरॉन। एपिरॉन कुछ अलग ही नेचर का है, जिससे सभी हेवेंस बनते हैं, सभी वर्ल्ड बनते हैं, जो चीजें पेरिश होती है टू द थिंग्स फ्रॉम विच दे कम टू बी अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, फॉर दे पे पेनल्टी एंड रिट्रीब्यूशन टू ईच अदर फॉर देयर इनजस्टिस इन अकॉर्डिंग्स विद द ऑर्डरिंग ऑफ टाइम, ही सेज इन रादर पोइटिकल लैंग्वेज। तो बहुत ही पोइटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि जो जैसा करता है उसको उस तरीके से पनिशमेंट और रिवॉर्ड मिलता है, इस तरीके से चीजें प्रोड्यूस होती है। और जो जिन चीजों से ये प्रोड्यूस होता है, जो एपिरॉन है, जो आर्के है, वो कोई पानी नहीं है, जैसा कि थेलीज ने कहा था, तो वो थेलीज को यहाँ पर डायरेक्टली निगेट करता है थेलीज की थ्योरी को, और वो कोई एलिमेंट भी नहीं है, इट इज समथिंग एटर्नल, डिवाइन, अलग ही चीज है एपिरॉन। अच्छा, उनका कहना है कि जो आर्क है वो ना ही पानी है ना एलिमेंट है, बट नदर, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, दिस द इनफाइनाइट एपिरॉन, इसका कोई आर्क ही नहीं है, मतलब ये जो एपिरॉन है जिससे बाकी चीजें प्रोड्यूस हो रही है, ये एपिरॉन किसी चीज से प्रोड्यूस नहीं हुआ, ये सभी चीज की वजह से, मतलब ये दिस इज द प्रोड्यूसर ऑफ ऑल द अदर थिंग्स। तो एपिरॉन का फिर कोई एक प्रोड्यूसर नहीं है, एपिरॉन में सभी चीजें कंटेन होती है, सभी चीजें जो है वो एपिरॉन से निकल कर आती है। ये डिवाइन है, इनफाइनाइट है, इट इज डेथलेस है, इसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, और जैसे एज एन एग्जीमेंटर एंड मोस्ट ऑफ द नेचुरल फिलोसफर्स से बहुत क्लियर यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से दिया हुआ है। He declares कि जो भी चीजें इस एटर्नल से प्रोड्यूस होती है और केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू हॉट एंड कोल्ड वाज सेपरेटेड ऑफ एट द कमिंग टू बी ऑफ दिस कॉस्मोस, की हॉट एंड कोल्ड जो है वो एक तरीके से पहले सेपरेट हो गया था, एंड अ काइंड ऑफ स्फीयर ऑफ फ्लेम फ्रॉम दिस ग्रू अराउंड द डार्क मिस्ट अबाउट द अर्थ लाइक बार्क अबाउट अ ट्री। तो जैसे कि एक ट्री का बार्क डेवलप होता है, इसी तरीके से हॉट एंड कोल्ड सेपरेट हुआ था, हॉट से फायर बना, कोल्ड से अर्थ बनी, एयर बनी, और ये हॉट एंड कोल्ड जब एक पॉइंट पर आके ब्रोकन ऑफ हो गया था, तो ये फिर उसके बाद सर्कल्स, मून, स्टार्स एंड फिर ये सब चीजें आई। ओके, तो इस तरीके से सर्कल्स में इन चीजों का फॉर्मेशन हुआ। एनाक्सीमेंडर का कहना है कि सन जो है वो अर्थ के इक्वल है, ठीक है, एंड द सर्कल वेयर इट हैज इट्स वेंट एंड ऑन विच इट इज कैरीड इज 27 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ।
तो एनेक्सीमेंटर का कहना है कि सन इज इक्वल टू द अर्थ, अर्थ और सन का साइज सेम है, और वो सर्कल जहाँ पर उसका वेंट है, ठीक है, ऑन विच इट इज कैरीड इज 27 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करा जा रहा है, ये ऐसे, ओके। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर जो है फिर इस तरीके से ऐसे वेंट्स है, वेंट्स है मतलब छेद है, ओके। एनेक्सीमेंटर सेज दैट द स्टार्स आर बोर्न बाय सर्कल्स एंड स्फीयर्स ऑन व्हिच अर्थ इज माउंटेड। तो यहाँ पर ये अर्थ है, ओके, दिस इज द अर्थ, फिर ये स्टार्स वगैरह है, यहाँ पर सब स्टार्स वगैरह है, ओके। एंड ये जो वेंट्स है, इनके थ्रू इनकी लाइट जो है वो अर्थ तक पहुंचती है। दिस इज हाउ ही ट्राइज टू एक्सप्लेन कि ये वेंट्स के थ्रू जो है, दीज आर द डिफरेंट वेंट्स, और इन वेंट्स के थ्रू जो है वो उनकी लाइट पहुंचती है। नाउ दिस ड्राइंग मे बी वेरी वेरी गंदी सी, बट दिस इज हाउ यू एक्सप्लेन थिंग्स, ओके। क्योंकि मैं ऐसे ही बना, आपको सर्कल वेंट वगैरह कुछ समझ नहीं आएगा। एंड ही सेज दैट हियर आर ऑल द स्टार्स, कि सारे स्टार्स जो है वो यहाँ पर है, ये सारी यहाँ पर स्टार्स है, और उनकी रोशनी इस वेंट के थ्रू अर्थ तक पहुंचती है, ओके। The earth is aloft and is not supported by anything. It stays at rest because it is equal distance from all things. तो अर्थ जो है वो किसी चीज के साथ सपोर्टेड नहीं है, वो बीच में हवा में तैर रही है। ये जो है जो है ये इसीलिए अपनी जगह से हिलती नहीं है क्योंकि ये सभी चीजों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सभी चीजों का ओपोजिंग फोर्सेस की वजह से ये किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं होती है। वी वॉक ऑन वन ऑफ द सर्फेसेस एंड द अदर वन इज सेट ऑपोजिट। द स्टार्स कम टू बी एज अ सर्कल of fire separated off from the fire in the cosmos and enclosed by dark mist. There are vents, certain tube-like passages at which the stars appear. For this reason, eclipses occur when the vents are blocked. The moon appears sometimes waxing, sometimes waning as the passages are blocked or opened. The circle of the sun is 27 times that of the earth and that of the moon 18 times. And the sun is the highest and the circles of the fixed stars are lowest. Winds occur when the finest vapors of dark mist are separated off and collect together. Then they are set in motion. Rain results from the vapor arising from the earth under motion. Rain results from the vapor arising from the earth under the influence of the sun. Lightning occurs when wind escapes and splits the clouds apart. तो यहाँ पर अब मैं आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ how are things. ठीक है, according to Anaximander, this is earth. earth इस तरीके के फॉर्म में, okay, this is earth and according to Anaximander, okay, ये जो है वो अर्थ है। अब अर्थ के बाद हम देखेंगे कि सर्कल्स हैं। These are the circles of the sun, moon, stars, इस तरीके से सर्कल्स हैं, ओके। अब इन सर्कल्स में जो है, एक मिनट, अब मैं आपको बता देती हूँ, इसको हम पहले थोड़ा सा थिक कर देते हैं। ये ऑनेस्टली मैं बताऊं, ये मैंने पहले बहुत बार पढ़ा था, मतलब जब मैं पढ़ रही थी फिलोसफी तो मैंने कई बार पढ़ा था, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आता व्हाट इज सर्कल एंड द स्टोन कॉलम एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ। बट द मोमेंट मैंने इस डायग्राम के थ्रू इसे समझा तब मुझे समझ में आया, एंड देन इट हैज रिमेन्ड इन माई माइंड स्टिल सिंस देन, ओके। ये सर्कल्स हैं, दीज आर सर्कल्स ऑफ व्हाट, दीज आर द सर्कल ऑफ सन, moon, and the stars. Okay, हम यहाँ पर एक जो है वो बनाना भूल गए, इसके अंदर सर्कल, दिस वन मोर, जिसके अंदर ये अर्थ है, ओके। अब एनाक्सिमेंडर ऐसा कहते हैं
कि ये जो है ना पूरा, ये जो है इस तरीके से इनकी इस पे फायर, दिस इज ऑल फायर, ये इनकी सर्कल रिंग्स पे फायर जो कि फिर सेपरेट हो के जैसे सन बनी, ये जो है ये फायर सेपरेट होके देन स्टार बनी, इस तरीके से फायर जो है वो सेपरेट होके एंड देन इट बिकेम ऑल दिस। एंड एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि ये जो सर्कल्स हैं इनमें ना वेंट्स है, ऐसे ये देखिए इस तरीके से इन सर्कल्स में वेंट्स है, बीच बीच में ट्यूब लाइक पैसेजेस हैं। तो ये जो लाइट है फ्रॉम द सन, फ्रॉम द मून, ये इन वेंट्स के थ्रू ट्रैवल करके हमारे पास आती है। ओके, ये इस तरीके से। तो इसीलिए स्टार्स जो है वो हमें सिर्फ एक डॉट जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेंट्स के थ्रू स्टार्स की लाइट हमारे पास आती है। और ये कभी कभी मून हमें आधा ही दिखता है, छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये वेंट्स के थ्रू है। तो जैसे जैसे जो मून है वो मूव करता जाता है तो वो वेंट के थ्रू कवर होते होते पहले उसका एक हिस्सा दिखता है, फिर वो वेंट के सामने आता है तो पूरा हिस्सा दिखता है, फिर दूर जाते जाता है तो इसका छोटा हिस्सा दिखने लगता है। इसी वजह से एक्लिप्सिस होता है। सो दैट इज हाउ एनेक्सिमेंडर इज। और ये जो है हमारा, दिस इज आवर अर्थ, जो कि एक सिलेंडर के फॉर्म में है, स्टोन कॉलम। दिस इज आवर अर्थ। सो दिस इज हाउ एनेक्सिमेंडर एक्सप्लेन्स द यूनिवर्स। आप ये फोटो खींच लीजिए, वटेवर, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ ओके, एनेक्सिमेंडर कहते हैं, अब उन्होंने यहाँ पर यही करा है कि रेन जो है वो इस वजह से, क्योंकि सन की हीट की वजह से वेपर्स अराइज होती है तो रेन आती है। विंड्स इसलिए अकर होती है जब वेपर्स जो है वो कलेक्ट टुगेदर होके मोशन में सेट हो जाते हैं, मतलब वेपर्स जो है वो एक साथ इकट्ठा होके और फिर मूव करता है तो विंड्स आती है। एंड लाइटनिंग तब अकर होती है जब विंड जो है वो एस्केप्स द स्प्लिट्स द क्लाउड। तो जो विंड है जब वो क्लाउड्स के बीच में से होके गुजरती है तो क्लाउड्स एकदम से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इस वजह से वो सेपरेट हो जाते हैं, इस वजह से थंडर होती है। एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि थंडर, लाइटनिंग, थंडर बोल्ट्स, वाटर स्प्राउट्स, हरिकेन्स, ये सब विंड की वजह से होते हैं, विंड के अलग अलग मूवमेंट्स की वजह से। जब भी विंड जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाती है एक क्लाउड के फॉर्म में और एकदम से एस्केप करती है थ्रू द क्लाउड, तो फिर फाइन लाइट प्रोड्यूस होती है, बर्स्टिंग ऑफ द क्लाउड, एक नॉइज क्रिएट करता है और इस वजह से थंडर और थंडर बोल्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक कलर के क्लाउड के बीच में से एकदम से जब वो ब्लैक क्लाउड को तोड़ के बीच में से एस्केप करती है तो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। तो एनेक्सिमेंडर डिक्लेयर, जैसे कि एनेक्सिमेंडर, सम लाइक एनेक्सिमेंडर ये डिक्लेयर करते हैं कि अर्थ इक्वालिटी की वजह से वहीं पे स्टे करती है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिंग फोर्सेज है दोनों हर तरफ से, क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है तो हर तरफ से इसको इक्वल पुश एंड पुल मिल रहा है, इसलिए वो अपनी जगह से मूव नहीं करती है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर इट टू मूव इन अपोजिंग डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। एक तरफ से उतना ही फोर्स है, दूसरी तरफ से भी उतना ही फोर्स है, तो वो एक डायरेक्शन में कैसे मूव करेगा, तो इसलिए वो रेस्ट की मोशन, रेस्ट पे ही रहती है। एनेक्सिमेंडर कहते हैं कि जो फर्स्ट एनिमल्स है वो मॉइस्चर से प्रोड्यूस होते हैं। थॉर्नी बार्क्स में पहले वो इनक्लोज थे और फिर थॉर्नी बार्क से निकल के जब उनकी एज धीरे धीरे बढ़ी तो वो फिर मॉइस्चर से निकल के ड्राई होते गए, उनका बार्क ब्रोक ऑफ हो गया एंड फिर वो एक डिफरेंट मोड ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहते। वो पहले थॉर्नी बार्क्स प्लांट से, फिर तो मतलब पहले प्लांट के थॉर्न्स थे, फिर थॉर्न्स फिर अलग होके ड्राई अप होके फिर वो एनिमल्स बने। वो ये भी डिक्लेयर करते हैं कि बिगनिंग में ह्यूमंस जो थे वो एनिमल्स से बॉर्न हुए थे, तो एक अलग टाइप के एनिमल से ह्यूमंस का बर्थ हुआ था, और क्योंकि अदर एनिमल्स जो थे वो खुद में मैनेज करने लगे, ह्यूमंस को नर्सिंग की जरूरत पड़ी और इसीलिए ह्यूमंस अलग बन गए, और इस वजह से अगर ह्यूमंस चेंज ना होते तो वो सर्वाइव ना कर पाते। एनेक्सिमेंडर को ये लगता था कि देयर अरोज फ्रॉम हीटेड वाटर एंड अर्थ ईदर फिश और एनिमल्स वेरी लाइक फिश, कि पहले एनिमल्स, पहले मतलब पानी में फिश आए, फिश से फिर अलग एनिमल्स हुए, तो ह्यूमंस जो है वो फिश के बाद ग्रो अप हुए एंड दे वर केप्ट इनसाइड एज एम्ब्रियोज अप टू प्यूबर्टी, दे फाइनली दे बर्स्ट एंड मेन एंड वुमेन केम फोर्थ ऑलरेडी एबल टू नरिश देमसेल्व्स। तो इस तरीके से एनेक्सिमेंडर जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। सो विद दिस हमारा ये वाला सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिट 1 इज ऑल्सो ओवर।